तो आज सबसे पहले हम जो कल हमने जो पढ़ा और जो ऑब्जर्व किया, उसको सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं और फिर जो हमने आइडिया समझा है, उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो मेन पर्पज है, जो मेन गोल है, वो क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है? और फिर हमने क्या काम किया, इस गोल को पूरा करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमने क्या काम किया? एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिया और वहां से हमें एक आइडिया मिला कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इन जनरल ओवर ए फील्ड एफ, आपकी डेफिनेशन मैं पहले दे चुका हूं वैसे फील्ड की, ठीक है? तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसके जो इक्वेशंस है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से एक और सिस्टम बना सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? और जो न्यू सिस्टम होगा, उस वो जो ओल्ड सिस्टम है, उसका सॉल्यूशन सेट है, वो किसका सबसेट होगा? न्यू सिस्टम के, ठीक है? फिर हमने देखा कि अगर कैसे करके हम जो हमारा ओल्ड सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसकी हर एक इक्वेशन अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए जो हमारा न्यू सिस्टम है उसके, तो फिर जो न्यू सिस्टम है उसका सॉल्यूशन सेट किसका सबसेट हो जाएगा? ओल्ड वाले के ना। तो दोनों के सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। और इन दो सिस्टम को हमने क्या नाम दिया था? इक्विवेलेंट सिस्टम, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है? तो फिर हमने प्रूफ भी किया था कि इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उनके सॉल्यूशन सेट क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि हमें करना क्या है, कि जैसे कि मतलब अगर हम ऐसा कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, इस तरीके से नया सिस्टम बना पाते हैं कि जो नया सिस्टम है उसको सोल्व करना काफी इजी हो जाए, ठीक है? क्योंकि दोनों की सॉल्यूशन सेट क्या है? सेम है। और न्यू सिस्टम को सोल्व करना काफी इजी है। अगर उसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ना हमें इजीली, ठीक है? तो हमें कल वाले लेक्चर में ये पता चल गया कि हमें करना क्या है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे करना कैसे है, ठीक है? और कल वाले लेक्चर में सीखेंगे कहां तक हमें करना है, ठीक है? तो करना कैसे है वो आज सीखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं, ठीक है? ये हमारा क्या है? चलो ये हमारा क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन जनरल ओवर ए फील्ड ऑफ, ठीक है? तो कल अब एक चीज और नोट की क्या आपने? जो कल का लेक्चर था उसमें, कि जब तक जो हमें नया सिस्टम बनाना था उसमें हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे? या तो किसी इक्वेशन को हम क्या कर रहे थे? सी से मल्टीप्लाई, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, या फिर एक इक्वेशन को सेकंड में ऐड कर रहे थे, ठीक है? तो जितना भी काम कर रहे थे हम, वो क्या कर रहे थे? कोफिशिएंट्स के साथ वर्क कर रहे थे ना। इस सिस्टम के कोफिशिएंट्स हैं, उनके साथ वर्क कर रहे थे ना। x1 x2 xn जो अननोन्स है, उसको उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है? जब तक हम उस सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर लेते जिसको सोल्व करना इजी होता है, ठीक है, तब तक हमें अननोन्स की जरूरत नहीं पड़ी थी ना, ठीक है? तो इसका मतलब अगर हम ऐसा शॉर्ट एंड नोटेशंस यूज कर लें जिसमें सिर्फ सिर्फ ये इसके क्या हो? कोफिशिएंट्स हो, ठीक है? तो पहले उसके ऊपर वर्क कर लेंगे, ठीक है? और फिर वो जो उसके वर्क करने के बाद ऐसा मतलब शॉर्ट एंड नोटेशन होगी ऐसे सिस्टम की जिसको सोल्व करना काफी इजी होगा। फिर वापस इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे x1 x2 xn को, ठीक है? और इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा? उसको सोल्व करना इजी है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं शॉर्ट एंड नोटेशन में लिख रहा हूं। कंसीडर सिस्टम 1 as in ax is equal to y, ठीक है? वह ए क्या है हमारी? a11 a12 a11 a21 a22 a21 am1 am2 और amn, ठीक है? x क्या है? x1 x2 xn और y क्या है? y1 y2 yn, ठीक है? तो ये क्या किया? इसको हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है? अब x1 x2 को बार यहाँ
अभी तक मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो इसका मतलब अभी हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि ये क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो जस्ट मैंने एज शॉर्ट नोटेशन यूज किया इसको, ठीक है। वेयर मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस जो एम क्रॉस एन का जो अरे है, ये एम क्रॉस एन का अरे है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ वेयर ए इज कॉल्ड matrix of coefficients of system 1, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया। अब ये जो मतलब ये इसको मैंने मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स नाम दिया है। मैट्रिक्स असल में क्या होती है, जो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं पहले। मोस्टली जो बुक्स होती हैं उसमें क्या दी होती है कि मैट्रिक्स होती है वो हम क्रॉसन का एक अरे होता है, ठीक है, बट यहाँ हम फंक्शन के जरिए डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। ए मैट्रिक्स सॉरी a m cross n matrix is a function of फ्रॉम कौन से सेट से होगा, मैं फॉर लेट से डी टू फील्ड ऑफ मैट्रिक्स ओवर ऑफ, ठीक है, ओवर फील्ड ऑफ क्या होगा, एक फंक्शन होगा अप फ्रॉम डी टू ऑफ वेह डी सेट क्या होगा हमारा, टू टपल में होंगे इसके, क्या होंगे, आईजे टाइप की एंट्री होगी इसकी, ठीक है, आई और जे, ठीक है। और आई किसके किसके बीच में लाइज करेगा, एम के बीच में लाइज, हाँ एम के बीच में लाइज करेगा, और जे किसके बीच में लाइज करेगा, अन, ठीक है। वेयर एम और अन क्या है, नेचुरल नंबर्स में से, एम अन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब फंक्शन को अप्लाई करेंगे, जैसे आप वन वन पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक फील्ड का एलिमेंट होगा ना, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट से ए वन वन, ठीक है। सिमिलरली हर एक मैट्रिक्स की जो वो एंट्री होगी वो क्या होगी, एक इमेज होगी इस सेट के एलिमेंट की, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। तो ये ए हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ ए क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। यहां तक समझ में आ गया, सबको क्लियर है ना, ओके। अब देखो कल हमने क्या क्या चीज ऑब्जर्व की, एक दोबारा मैं मतलब रिवाइज करवा रहा हूँ कि जब हम क्या कर रहे थे, नया सिस्टम बना रहे थे हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, तब हमने एक चीज नोट की थी कि अगर मैं पहली क्वेश्चन को लेट से सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, सी से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी क्वेश्चन को, तो वहां मैं कौन से स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, कल मैंने बताया था आपको, बताओ। जीरो से नहीं कर सकते थे। हाँ, जीरो से नहीं कर सकता। यहाँ जीरो का मतलब ये नहीं है कि जीरो रियल नंबर, यहाँ जीरो का मतलब है, जीरो का मतलब है एड, फील्ड का एलिमेंट। हाँ फील्ड का वो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। एडिशन के Yes. रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना फील्ड का, उसको जीरो नाम बोला है, ठीक है, क्योंकि उसका इनवर्स नहीं होता, ठीक है। इसीलिए जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी, उसकी वजह से जो हमारा न्यू सिस्टम बना है वो क्या हो जाएगा, उसका दोनों के सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे। तो फिर हमारे न्यू सिस्टम का कोई महत्व ही नहीं रह जाता ना, क्योंकि हमें तो ऐसा सिस्टम बनाना है कि दोनों की सॉल्यूशन सेट क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि हम सिस्टम को नॉन नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पहली ये ऑब्जर्व की। सेकेंड हमने क्या ऑब्जर्व की थी कि हम ऐड कर सकते हैं, अगर दो इक्वेशंस को यहाँ ऐड कर सकते हैं ना, तो ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, सॉल्यूशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सॉल्यूशन सेट सेम रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐड कर सकते हैं, और थर्ड क्या कर सकते हैं, एक चीज और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मान लो कि इस इक्वेशन को, जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं पहले लिख देता हूँ, और पहली जो इक्वेशन है उसको मैं सेकंड लिख देता हूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा, सिस्टम तो वही है ना, सॉल्यूशंस भी वही रहेंगे, इक्वेशंस भी वही है,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैंने 3 चीज ऑब्जर्व की, पहला, और ये 3 चीज में एक खास बात और है, ठीक है, मैं वो आगे डिस्कस करूंगा, पहले इसको लिख देता हूँ, और इसको मैं क्या नाम देता हूँ अब, क्योंकि देखो इस पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक नया मेरे पास क्या आ रहा है, सिस्टम आ रहा है, तो यहां अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो न्यू सिस्टम की जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसमें क्या चेंज आएगा बताओगे? अगर मैं पहली इक्वेशंस को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो हमें एक नया सिस्टम मिलेगा, तो उसकी भी तो इस ऐसी शॉर्ट हैंड नोटेशन होगी ना, उसमें भी एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, तो उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या होगा, ए से वो कैसे रिलेट करेगी बताओगे? क्वेश्चन समझ में आए? सर वहीं पे बस रो में चेंज आ जाएगा, जो कोफिशिएंट है जिस स्केलर से आप मल्टीप्लाई करो वो आ जाएंगे, जैसे C1 A11 C2 A12 जैसे भी आप करोगे उसके हाँ अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, लेट से मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन या अर्थ इक्वेशन, क्योंकि इन जनरल लिख देता हूं ना मैं, अर्थ इक्वेशन ऑफ सिस्टम 1 बाय सी आर लिख देता हूं यहां भी, ठीक है, वेयर ये बिलोंग करेगा और सी आर क्या होगा, नॉन जीरो, एंड आर किस किस के बीच में लाइज करेगा, क्योंकि इक्वेशन कितनी है, m है ना, तो आर किसके बीच में लाइज करेगा, m तक, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक नया सिस्टम मिलेगा ना, किस टाइप का, मान लो कि ये a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस 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 a11 xn इज इक्वल टू y1 a21 x1 प्लस प्लस, चलो इसको रहने देता हूं मैं, डायरेक्ट अर्थ इक्वेशन लिख देता हूं, ऐसे अर्थ इक्वेशन क्या होगी, a r1 x1, तो उसको मैंने c1 cr से मल्टीप्लाई किया ना, प्लस cr ar2 x2 प्लस 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 cr ar n xn इज इक्वल टू cr yr, ठीक है। ऐसे ही फिर हमारी लास्ट क्या थी, am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस 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 am1 xn इज इक्वल टू yn, ठीक है। ये हमारा एक नया सिस्टम बन गया, इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूं, ठीक है। तो ये सेकंड, तो इसकी शॉर्ट नोटेशन लिखेंगे तो which can be written as bx is equal to y, ठीक है, where b is coefficient matrix of system 1, b is coefficient matrix of system second, ठीक है। तो b मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होगी फिर, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है वैसे, a11 a12 a1n, और यहाँ क्या आएगी, cr ar1 cr ar2, और ऐसे ही cr arn, ठीक है, और लास्ट क्या आ जाएगी, am1 am2 और amn, ठीक है। ये आ गई ना हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक, यहाँ तक समझ में आ गया, काफी इजी था, ऐसा तो कुछ था भी नहीं, ठीक है। तो क्या फर्क आया, जो नया सिस्टम हमने अप्लाई किया, जब चीज के अर्थ इक्वेशन को सीआर से किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो जो नया सिस्टम उसकी इक्वेशंस में क्या फर्क आया, जो उसकी अर्थ इक्वेशन थी, अर्थ रो, ठीक है, इसको रो कहेंगे, ठीक है, जो ये है ना, इनको जो ओरिजेंटल जो एंट्रीज है उनको रो कहेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स की, और जो वर्टिकल है उसको कॉलम कहेंगे, ठीक है। तो जो rth रो है उसमें क्या आया, चेंजेस आए कि वो भी क्या हो गए, सीआर से, मतलब सीआर जो नॉन जीरो स्केलर है उससे मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो दैट मीन्स जब हम चेंज करेंगे न्यू सिस्टम में, तो अगर किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो शॉर्ट हैंड लिखेंगे नोटेशन, उसकी जो मैट्रिक्स होगी उसको में भी क्या आएगा,
नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई होगा सेम जिस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, मान लो कि मैं सेकंड क्या करता हूं, मल्टीप्लाई rth रो rth इक्वेशन ऑफ सिस्टम 1 by CR and adding it to th equation of system 1, ठीक है। अगर मैं rth इक्वेशन को CR से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर इसको असथ जो असथ इक्वेशन होगी सिस्टम 1 की, उसमें मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो सिस्टम क्या बनेगा, सेम मतलब ऐड हो जाएगा ना, सिर्फ मैं बार बार लिखने से थोड़ा समय वो होगा, बट लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं a11 x1 प्लस a21 x2 a12 सॉरी प्लस 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 a11 x1 इक्वल टू क्या होगा y1, और जो rth है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, क्योंकि मैं f तो मैं ऐड कर रहा हूं डायरेक्ट सीधा, ठीक है। प्लस arn xn इक्वल टू yr, और ऐसा जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, उसमें मैंने क्या चेंजेस किए हैं, उसमें CR से मल्टीप्लाई किया AR1 प्लस उसका जो असत इक्वेशन का था वो क्या था, AS1 था ना, x1 प्लस CR AR2 प्लस AS2 x2 प्लस 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 CR ARN प्लस ASN xn किसके इक्वल हो रहा था, CR यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना YR प्लस इसका क्या था YS, और लास्ट इक्वेशन क्या होगी AM1 x1 प्लस 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 AM1 xn इक्वल टू YN, इसको मैं नाम दे रहा हूं थर्ड, ठीक है। ये बात समझ में आई, सबको आई ना, काफी इजी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो जब इसको मैं एज ए शॉर्ट विच कैन बी रिटन एज cx इक्वल टू y, सॉरी यहाँ y नहीं आएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको ध्यान देना चाहिए था, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे CR से तो यहाँ भी तो चेंजेस आ गए ना, जो y जो इक्वल में वहां भी तो चेंजेस आ रहे हैं ना, तो उसको मैं y1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ फिर हो जाएगा cx इक्वल टू y2, ठीक है। तो C मैट्रिक्स जो इसकी कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स होगी वो उसमें क्या चेंज आएगा, हाँ एक चीज और नोट करो, यहाँ एक चीज और नोट करो आप कि यहाँ CR 0 हो सकता है, अगर CR यहाँ 0 होता है तो क्या होगा, सेम सिस्टम रह जाएगा ना जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है, आप ये नोट कर पा रहे हो, अगर CR 0 होता है वही सेम हो जाएगा ना जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है, ठीक है। अगर CR नॉन जीरो है तो भी सिस्टम सेम रहेगा, सॉल्यूशन सेट सेम रहेगा दोनों का, अगर CR 0 है तो भी सॉल्यूशन सेट क्या रहेंगे, दोनों के सेम रहेंगे, क्योंकि दोनों क्या है सेम सिस्टम है ना, इसलिए दोनों के सॉल्यूशन सेट भी सेम होंगे। अगर CR नॉन जीरो है तो वैसे ऑब्वियसली वो रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ मैं जब क्या कर रहा हूँ, जो हमारे सिस्टम्स है उसमें जब मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ, तो जो कोफिशिएंट्स मैट्रिक है कोरस्पॉन्डिंग टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनमें भी क्या फर्क आ रहा है, कोरस्पॉन्डिंग टू जो रो है, ठीक है, उनमें सेम वो जो वही चेंजेस आ रहे हैं जो हम सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। ये बात क्लियर है यहां तक, सभी को क्लियर है ना। अब मैं चीजें डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि डिफाइन करने का रीजन क्या है, अब देखो क्योंकि इसमें तो देखो मुझे ही कितना समय लग रहा था, ये देखो इसको मैं बार बार लिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ बार बार लिखने की आवश्यकता क्यों है, जब हम सिर्फ कोएफिशिएंट से ही बात कर रहे हैं तो इसको फिर इतना बड़ा बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो इसीलिए अब सारा जो वर्क करेंगे हम वो एज ए मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे, ठीक है, ताकि बार बार x1 x2
एक्शन लिखने का झंझट बार बार ना हो। ठीक है, हाँ पूछ। जो आपने सेकंड सिस्टम बनाया है हाँ उसमें आपने आर्थ रो को मल्टीप्लाई किया कि स्केलर से, हाँ अगर वहां पे भी अगर उस जो आपने मल्टीप्लाई किया उसकी वैल्यू 0 से किया है तो उसका मतलब तो यही होगा ना, मतलब आपने एक रो रिड्यूस कर दिया उस सिस्टम से। हाँ, अगर यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर रो रिड्यूस हो, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा CR नॉट इक्वल टू 0। लेकिन थर्ड में CR 0 हो सकता है, हाँ, थर्ड में 0, अगर CR वो 0 हुआ, सेकंड सिस्टम ही होगा उसका मतलब। हाँ फिर तो चेंज ही नहीं हुआ ना सिस्टम में, फिर तो वो हाँ ओरिजिनल जो था वही आ गया ना ये हमारा। अगर ये 0 होता है तो ये 0 हो जाएंगे ना, और ये तो फिर ओरिजिनल सिस्टम के कोएफिशिएंट थे। ठीक है, तो मेरा जो पूरा जो पर्पज है वो इस तरीके से है कि वो सॉल्यूशन सेट पे फर्क ना पड़े, मतलब मैं इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ चीजों को। ठीक है, इसलिए मैं ये चीजें कि CR नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसीलिए मैंने कल ये चीजें छोटी छोटी ऑब्जर्व करवाई थी आपसे कि अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, नॉन 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने ये चीजें बताई थी कल। ठीक है, ताकि यहाँ आसानी हो चीजें समझने में। ठीक है, तो कल इसीलिए मैंने ये चीजें बताई थी, तो इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने ये जो बता दिया ना मेन पर्पज हमारा क्या है, कि क्योंकि इसमें बार बार लिखना क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है ना, इसलिए अगर काम ही हमें कोएफिशिएंट्स के साथ करना है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और सारा जो वर्क है वो कोएफिशिएंट जो मैट्रिक्स है उसके साथ करेंगे। ठीक है, और क्योंकि सिस्टम में जो चेंजेस कर रहे हैं वही कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में हो रहे हैं, तो दोनों इक्विवेलेंट काम होंगे ना, तो इसीलिए मैं चीजों को क्या लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो जैसे काम यहाँ किए तो उसके लिए मैं क्या नोटेशंस यूज कर रहा हूँ, रो ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, रो के ऊपर ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करूंगा रो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, द एलिमेंट्री ऑपरेशन डेफिनेशन एज ए डेफिनेशन लिख रहा हूँ, a row operation on a cross n matrix A is a rule E which gives which assigned matrix A matrix cross n A to a new matrix B, B नहीं नाम देता हूँ इसको मैं E A नाम देता हूँ। ठीक है, ये E है जो वो भी एक मैट्रिक्स है हमारे। ठीक है, और वो मैट्रिक्स कौन सी है, जब A के ऊपर कोई कॉरस्पॉन्डिंग जो मतलब रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो वो जो रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं लाइक स्केलर नॉन जीरो स्केलर नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो न्यू मैट्रिक्स हमें एक नई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगी ना, तो उसको मैं ई ए नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ऑफ ऑर्डर क्रॉस एन। ठीक है, एच ऑपरेशन ई एच रो ऑपरेशन ई कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, पहला क्या था, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। ठीक है, तो अगर नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आरथ उससे कर रहे थे ना, रो से कर रहे थे यहाँ। ठीक है, तो जो न्यू मैट्रिक्स आई थी इसको मैं ई ए नाम दे रहा हूँ ना अब यहाँ, तो जो न्यू मैट्रिक्स आई थी उनके एंट्री में क्या रिलेशन होगा, ए और जो नई मैट्रिक्स आई है उनकी जो एंट्रीज है उनमें क्या रिलेशन आएगा, इसकी आर्थ रो जो एंट्री है बाकी सारी एंट्री क्या होंगी, सेम होगी ना, ई आई जे। ठीक है, इस मैट्रिक्स की जो एंट्री है बाकी तो सारी सेम होगी, जो ए मैट्रिक्स है उसकी बाकी सारी सेम होगी अगर आई क्या नॉट इक्वल टू आर है, और अगर एंड इफ आई इज इक्वल टू आर, या फिर एंड ई ए की जो आरथ रो है, ठीक है, वो किसकी इक्वल आएगी, सी आर आर जे।
वेयर जे किस किस के बीच में है, अन के बीच में। ये बात क्लियर है? ये बताओ आप, सबको क्लियर है ना? ठीक है, जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसमें जो पहला ऑपरेशन हमने क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन बाय ए नॉन जीरो रियल नंबर, तो सी वेयर सी आर पी क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, तो ये रो ऑपरेशंस को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन बाय नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, और सेकंड फिर क्या हो सकता है, ऐड कर रहे थे ना, ये rth रो को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसको किस में ऐड कर रहे थे, असत जो रो है मैट्रिक्स ए की उसमें ऐड कर रहे थे ना, तो जो चेंजेस मिलेंगे वो सिर्फ असत रो में मिलेंगे ना, बाकी सारी एंट्री सेम होगी। यहाँ इसकी जो अगर कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें जो चेंज मिलेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में वो सिर्फ असत रो में मिलेंगे ना, बाकी तो सारी एंट्रीज ए के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो ई ए जो ई ए आई जे की बाकी सारी एंट्री क्या होगी, सेम होगी अगर आई नॉट इक्वल टू एस है, एंड ई आई एस जे किसके इक्वल होगा, सी आर सी आर और किससे मल्टीप्लाई करता है, ए आर जे प्लस ए एस जे, और जे किस किस के बीच में है, अन के बीच में। ठीक है, और सी आर यहाँ जीरो हो सकता है, तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये दो चीजें समझ आई। ठीक है, तो थर्ड, अब थर्ड ऑपरेशन, थर्ड मैंने क्या बताया था, जो सिंपल हमने ऑब्जर्वेशन की तो वो तो काफी ऑब्वियस है कि दो इक्वेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा कि पहले इसको लिख दो और फिर इसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक और ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं, थर्ड क्या होगा, ई आई जे, सॉरी ई आई जे किसके इक्वल होगा, ए आई जे की इक्वल होगा अगर आई किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू आर और एस के नॉट इक्वल टू है। ठीक है, आई ना तो आर की इक्वल है ना एस की इक्वल है, एंड ई ए जो आरथ रो है न्यू मैट्रिक्स की वो किसके इक्वल होगी, अस जो असत जो रो होगी उसके इक्वल, एंड जो असत इक्वल असत जो रो होगी वो किसके इक्वल होगी, आरथ रो की। ठीक है, वेयर जे किसके के बीच में होगी, अन के बीच में। ठीक है, ये तीन ऑपरेशंस मैंने डिफाइन किए, मैथमेटिकली डिफाइन किए हैं, बट इन जनरल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है पहली का, कि को जो मैट्रिक्स ए है उसको हम नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक ऑपरेशन है। सेकंड, rth रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको असत जो रो है उसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो हमारे पास सेकंड रो ऑपरेशन है। और थर्ड रो ऑपरेशन क्या है, दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ये बताओ, आपको ये समझ आ गया ना कि मतलब ये तीन ऑपरेशंस क्यों डिफाइन किए गए हैं, ऊपर की जो हमने अभी तक डिस्कशन की है उसके हिसाब से यही तीन क्यों डिफाइन किए हैं। इसका एक रीजन और है, एक काफी इंटरेस्टिंग रीजन है, क्योंकि यहाँ अब इक्विवेलेंट सिस्टम, अब हमें क्या चाहिए था, जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है। ठीक है, अब वापस एक बार रिवाइज करते हैं चीजों को। ये जो ओरिजिनल सिस्टम है हमारा, ठीक है, तो इसको हमें कैसे चेंज करना था, एक नए सिस्टम में चेंज करना था। ठीक है, और किस तरीके से चेंज करना था कि ये जो सिस्टम है उसको क्या कर सके, वापिस इस सिस्टम में चेंज कर सके। ठीक है, इस सिस्टम में चेंज कर सके, तो वो दोनों सिस्टम क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं ना। और इक्विवेलेंट अगर हो जाते हैं तो दोनों को वो क्या होता है, सॉल्यूशन सेट सेम होते हैं ना, कल के लेक्चर में हमने समझा था। ठीक है, तो इन रो ऑपरेशन का क्या फायदा होगा, ये जो रो ऑपरेशंस मैंने मैट्रिक्स पे डिफाइन किए हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे, इनका क्या फायदा होगा। मान लो कि यहां मैंने एक एग्जांपल लिया था बी का। ठीक है, यहां मैंने जो rth रो है इसको मैंने cr से मल्टीप्लाई कर दिया था, cr क्या था, नॉन जीरो स्केलर था ना,
तो यहाँ मुझे एक मैट्रिक्स मिली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्या मैं इस सिस्टम से, ये जो सिस्टम है मेरे पास, क्या इससे मैं वापस ओरिजिनल सिस्टम पे जा सकता हूँ क्या? इस सिस्टम पे वापस आ सकता हूँ क्या? ये जो मेरा सिस्टम है, कोई जवाब देगा? कैसे आ सकता हूँ वो बताओ। सर सी आर की वैल्यू 1 ले लो आप। नहीं, सीआर कुछ भी हो सकता है, हम पहुंच सके हैं सीआर की तो मल्टीप्लाई करके हम पहुंच। 1 बाय सी आर से डिवाइड कर दो उसको। हाँ, 1/CR से, और 1/CR से क्यों मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं? क्योंकि सीआर क्योंकि क्या सी है, आर नॉन नॉन जीरो है। नॉन जीरो है। नॉन जीरो अगर कोई नंबर है फील्ड के अंदर तो उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो 1/CR एग्जिस्ट करेगा आपके अंदर, और 1/CR अगर आपके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की। और अगर मैं इसको 1/CR से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, हमारा ओरिजिनल सिस्टम आ जाएगा ना। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं किसी जो में सिस्टम है हमारा, उसको अगर नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट सिस्टम होंगे ना, क्योंकि एक दूसरे से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला बेनिफिट क्या हो गया इसका, जो पहला ऑपरेशन है इसका बेनिफिट क्या हो गया हमें, कि ये जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में, दोनों मैट्रिक्स हमें क्या देंगी, इक्विवेलेंट सिस्टम। ये बात समझ में आ गई ना? दोनों मैट्रिक्स क्या देंगे हमें, इक्विवेलेंट सिस्टम देंगे, ठीक है। जो ये बी मैट्रिक्स है, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, जस्ट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी, ठीक है। तो ये इसको वापस जब इसमें फॉर्म करेंगे, सिस्टम में फॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों इक्विवेलेंट बन जाएंगे ना। दैट मीन्स ये ऑपरेशन की हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से अप्लाई करेंगे, और जब नई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में, और उसको जब वापस सिस्टम में चेंज करेंगे, तो जो दोनों, जो ओरिजिनल सिस्टम है और जो न्यू सिस्टम है, दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। और क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है तो दोनों के सॉल्यूशन सेम होंगे, ठीक है। सेकंड के भी ये हमारे पास वो है ना, बेनिफिट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या ये जो सिस्टम है, इससे मैं वापस ओरिजिनल सिस्टम ला सकता हूं क्या? कैसे ला सकता हूं बताओगे? जनरल में हाँ, वापस ओरिजिनल जो सिस्टम है ना हमारा, ऊपर जो A11 A12 जो इन जनरल लिख रहे हैं हम बार बार, सिस्टम 1, क्या उसमें मैं वापस ला सकता हूँ इसको, मतलब क्योंकि वहां से मैं यहाँ तक तो पहुंच गया, सीआर से मल्टीप्लाई की और अच्छा जो रो इक्वेशन है उसमें ऐड किया। अब यहाँ हाँ से वही मैं सर। वापस ओरिजिनल सिस्टम में जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ क्या? हाँ वही आप सेकंड जो आर थ्रू आप उसको वही नेगेटिव ऑफ सी आर लेके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ठीक वापिस है। रिवर्स हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब इस ऑपरेशन का भी क्या है, हमारे पास एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, कि जो दोनों ऑपरेशंस जो मैट्रिक्स होंगी, ठीक है, मान लो कि जो ओरिजिनल सिस्टम उसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, हमें एक न्यू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिली, उससे हमने एक नया सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, दोनों सिस्टम क्या होंगे, एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो गए, एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो गए तो इक्विवेलेंट हो गए तो क्या हो गए, सॉल्यूशन सेट सेम होगा। तो ये वर्क भी कर रहा है। तो मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे अगर ये दो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमें जो नया सिस्टम मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसी के इक्विवेलेंट मिलेगा। और यही तो हमारा मेन जो गोल है, वो यही तो था, पहले लेक्चर से हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं अब तक, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन के लिए भी यही होगा क्या? मैं थर्ड ऑपरेशन के लिए कोई एग्जांपल लिखा नहीं है ऊपर, बट तुम नोट कर पा रहे हो ना, ये तो ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो ओरिजिनल सिस्टम है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये ओरिजिनल जो ओरिजिनल सिस्टम है उसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसकी मैं किन्हीं दो रो को इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन यही है ना, रो ऑपरेशन। तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको मैं फिर से सिस्टम में चेंज करूंगा, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, जो रो हमने चेंज की है कोरस्पॉन्डिंग टू वो सेम इक्वेशन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो जो न्यू सिस्टम आया है उससे क्या मैं वापिस सिस्टम पे आ सकता हूँ क्या? आ सकता हूँ, काफी ऑब्वियस चीज है, ठीक है।
तो अब तुम चीजें को इमेजिन कर पा रहे हो ना कि क्यों ये ऑपरेशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये ही तीन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि ये जो अप्लाई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के कोई सा भी अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यू सिस्टम मिलेगा वो इक्विवेलेंट होगा ओरिजिनल के, और इक्विवेलेंट होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट सेम होगा। ठीक है, और यही हमारा पर्पज है। अब मेन पर्पज हमारा क्या है, इन ऑपरेशंस का यूज करके जो हमारी कोएफिशिएंट्स मैट्रिक है उसको इतना इतना इजी बना लेना है कि जब उसको वापस सिस्टम में चेंज करें ना, जो न्यू सिस्टम मिले, इतना तो पता चल गया कि वो उसके इक्विवेलेंट होगा ओरिजिनल के, लेकिन वो इतना इजी हो सॉल्व करने के लिए, इतना काफी इजी, मतलब काफी इजी हो सॉल्व करने के लिए कि उससे फटाफट सॉल्यूशन निकाल सके। ठीक है, तो फिर अगर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा नए सिस्टम का, और क्योंकि दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम है, तो हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। ठीक है, ये बात समझ में आई यहां तक। ठीक है, हाँ, तो मैं एज ए थ्योरम लिख देता हूँ। जब इतनी जो ऑब्जर्व की ना, अब मैं इसको थोड़ा सा एज ए थ्योरम लिख देता हूँ ताकि अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो जाए। थ्योरम 1 हमने पहले ही पढ़ रखे थे कि इक्विवेलेंट सिस्टम है सेम सॉल्यूशन सेट। सेकंड लिख रहा हूं मैं कि इनका बेनिफिट क्या है। ठीक है, मैं वो लिख रहा हूँ। तो बेनिफिट क्या है कि एच रो ऑपरेशन ई कोरस्पॉन्डिंग टू, चलो दोबारा लिख, कोरस्पॉन्डिंग टू एच रो ऑपरेशन ई on a, there exist same type row operation, there exist a row operation, मैं उसको E1 नाम दे रहा हूं। ठीक है, E1 ऑफ सेम टाइप, मैं इसका बताऊंगा सेम टाइप का क्या मतलब है। ऑफ सेम टाइप सच दैट, कि जो मैट्रिक्स ई ए आई थी हमारी, ठीक है, जो नई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आई थी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, इस तरीके से इनमें से कोई किसी भी टाइप की आ सकती है। ठीक है, ठीक है, इनमें से किसी भी टाइप की आ सकती है। तो उस पे अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूं ना E1, ठीक है, ये भी एक रो ऑपरेशन होगा, ये अप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, वापस मेरे पास क्या आ जाएगी, हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, और सेम यही अगर मैं E1 ए पे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, E1 पहले ए पे अप्लाई कर रहा हूं और फिर मैं वापस ई अप्लाई कर देता हूं उस पे, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स ए आ जाएगी। ये बात क्लियर है। यहां मैंने सेम टाइप लिखा है। सेम टाइप क्यों लिखा है, एक चीज आप खुद ऑब्जर्व करो, जब ये अप्लाई किया था मैंने, ठीक है, और मुझे वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स पे जाना था, तो मैंने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया था, गुरमीत ने बताया था ना, यहाँ मैंने नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया था सीआर से। ठीक है, लेकिन मुझे जब वापस जाना था तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, 1/CR से मल्टीप्लाई किया था ना। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या था, सेम रो ऑपरेशन था ना, मतलब यही ऑपरेशन अप्लाई किया ना वापस हमने मैट्रिक्स पे, मतलब किसी स्केलर नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो वापस ओरिजिनल सिस्टम को अगर हमें प्राप्त करना है तो क्या करना है, सेम टाइप का ऑपरेशन अप्लाई करना है। यहां सीआर से मल्टीप्लाई किया था तो वहां 1/CR से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां हमने क्या काम किया था, ये ऑपरेशन क्या था, rth रो को सीआर से मल्टीप्लाई किया और उसको असथ रो में ऐड किया। ठीक है, तो गुरमीत ने फिर क्या बताया, अगर मुझे वापस ओरिजिनल सिस्टम ओरिजिनल मैट्रिक्स में जाना है, ओरिजिनल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो rth रो है उसको मैंने सीआर से मल्टीप्लाई करके अस में वापस ऐड कर देना है। मतलब इस टाइप का ऑपरेशन ही मैं वापस यूज कर रहा हूं। ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है ना, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और सेम टाइप इसका, जब मैं दो इक्वेशन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे वापस ओरिजिनल सिस्टम में जाने के लिए फिर से दो
को चेंज करना है, मतलब यही ऑपरेशन फिर से अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ लिख लोगे ना आप। प्रूफ का आइडिया तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? पहले इसका क्या मतलब है यार, आपने तो निराश कर दिया मतलब बिल्कुल ही, मतलब हाँ पूछ। सर प्रूफ में दिक्कत होती है कि कैसे स्टार्ट करें, कोई टेक्निक वगैरह मतलब नहीं हो पाता प्रूफ लिखना। अब आइडिया तो है ना, जो मैंने आइडिया दिया वो आइडिया सर है, लेकिन हम्म, प्रूफ जब लिखते हैं तभी दिक्कत आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई ना, चल माइक को एक बार ऑफ करते हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि मैं इसको लिख दूं, ठीक है, इस प्रूफ को, बट क्योंकि मैंने आइडिया दे दिया, काफी ऑब्वियस प्रूफ है, ठीक है, तो इसीलिए मैं नहीं लिख रहा था इसको, ताकि टाइम बचे, और जो कोई मेन थ्योरम आएगी, जैसे कि कोई काफी, जिसका प्रूफ लिखना काफी इजी नहीं होगा, ठीक है, उसको मैं चाहता था कि मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं कि इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, बट अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। नहीं सर, अभी आप रहने रहने दो मेरे को, मैं बाद में बुक से रेफर कर लूंगा, इसको आप आगे करवा दो। अच्छा, एक काम करना आप लोग, अगर मेरी बात मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ना एक काम करना, इस थ्योरम का प्रूफ वैसे ऑफमैन में दिया हुआ है, ठीक है, बट जो आइडिया मैंने दिया है ना, खुद से पेज पर लिखना, व्हाइट पेज लेकर खुद से लिखना, ठीक है, जैसा लिखा जाए लिखना, ठीक है, केसेस बनाना, तीनों ऑपरेशन के लिए अलग अलग केसेस बनाना, ठीक है, और फिर उसके लिए प्रूफ लिखना। एक बार ये करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे या मुझे पर्सनली सेंड कर देना, मैं बता दूंगा कि आपको कैसे लिखना चाहिए था, थोड़ा अगर मैं इंप्रूवमेंट कर पाया, ठीक है, और आप ट्राई करना पहले लिखने की, ठीक है, कर लोगे ना, करोगे ना? ठीक है, मैं एक्सरसाइज लिख देता हूँ इसको, एक्सरसाइज, ठीक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब जो मैंने आइडिया दे दिया है फिर मैं उसको रिपीट करूं। प्रूफ लिखना मैं सिखाऊंगा, जब जैसे कि मैंने कल एक्सरसाइज दी थी, सैटरडे को मैं क्या लूंगा, क्लास लूंगा, उसमें मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, वहां मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि जो आपके पास थॉट है, माइंड में चल रहा है, पहली बात तो किसी प्रूफ को लिखने के लिए आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए कि कैसे प्रूफ को कंप्लीट करना है, ठीक है, फिर सेकंड स्टेप होता है कि आपको उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए पेज के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आपको हर एक आइडिया को, हर एक स्टेप को लिखना आना चाहिए, ठीक है, दो वो सेकंड स्टेप होता है प्रूफ लिखने का। तो पहले मैंने इसका आइडिया तो आपको सिखा दिया है वैसे, ठीक है, क्या आइडिया रहने वाला है आपने खुद ऑब्जर्व किया, मैंने तो इसमें कुछ सिखाया नहीं है, ठीक है, ये खुद आपने बताया है, ठीक है, तो ये काफी आइडिया मैंने बता दिया, अब आप स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करना जस्ट, ठीक है, आप लिख लोगे, जैसा भी लिखा जाए टूटा फूटा लिख लेना, ठीक है। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, अब तक मैंने क्या ऑब्जर्व करवाया आपसे, अब तक हमने क्या सोचा है कि ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, ये जब मैं तीन ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या होता है, एक ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, उसको मैं शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, इस फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, उसकी एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, ठीक है, उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, तीनों में से कोई सा भी रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, मान लो कि मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, जब मैं इसको वापस चेंज करता हूं तो हमने क्या पाया कि दोनों सिस्टम क्या थे, इक्विवेलेंट सिस्टम थे ना, ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स ऑपरेशन सप्लाई करने के बाद ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्विवेलेंट सिस्टम दे रही है, ठीक है, तो मैं इन मैट्रिक्स को भी एक नाम दे देता हूं, क्या नाम दूंगा, रो इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हमें क्या दे रही है, इक्विवेलेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, तो इसीलिए मैं दोनों को क्या नाम दे रहा हूं, इक्विवेलेंट सिस्टम, ठीक है, तो इसलिए मैं एज ए डेफिनेशन लिख रहा हूं इसको, टू मैट्रिक्स A and B of order M cross n is called are called
रो इक्विवेलेंट, रो इक्विवेलेंट, क्योंकि सारा वर्क कर रहे हैं वो रो के ऊपर कर रहे हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए रो इक्विवेलेंट बोल रहे हैं इसको, इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट इफ एच मैट्रिक्स is obtained by applying finitely many row operation to other matrix। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई ना, ये डेफिनेशन समझ में आई ना आपको, कि अगर ए मैट्रिक्स है उसके ऊपर मैं तीनों ऑपरेशन अप्लाई करके फाइनाइटली मैनी, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम चल ही रहे हो आप, लगा के छोड़ दिया कि इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 2 से करूंगी, फिर 1/2 से करूंगी, ऐसे बार बार अप्लाई नहीं कर सकते, इनफाइनाइटली टाइम नहीं कर सकते। फाइनाइटली कहने का मतलब ये कंप्यूटर के मतलब लैंग्वेज में कहा है, ठीक है, वहां चीजें इनफाइनाइटली नहीं चलती, वहां सिस्टमेटिक में चलती है, वहां एक टर्मिनेट पॉइंट होता है, ठीक है, जहां आपको कंप्यूटर को फाइनाइट वो देने होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेशन सप्लाई करने के लिए बोलना होता है, ठीक है, इटरेशंस, हाँ इटरेशंस, हाँ इटरेशंस, थैंक यू, ठीक है, वहां प्रोग्राम में फाइनाइट इटरेशंस होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये मैं डिफाइन कर दिया। अब एक चीज आप ये भी एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, काफी ऑब्वियस एक्सरसाइज है, अब ये मत कह देना कि सारी एक्सरसाइज ही छोड़ रहे हो, ठीक है, कुछ करवा तो रहे नहीं हो, एक्सरसाइज लिख रहा हूं कि रो, पहले मैं चलो ये लिख देता हूं, लेट अस इज सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर फील्ड ऑफ, ये बात याद रखना, सारी जो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज आ रही हैं वो एक सिंगल फील्ड से आ रही है, ठीक है, अलग अलग फील्ड से नहीं होंगी ए और बी, ठीक है, m क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड ऑफ, और फील्ड की डेफिनेशन मैंने बता रखी है, तो फर्स्ट लेक्चर देख लेना अगर आपको नहीं पता है तो, फील्ड ऑफ डिफाइन आर, define a relation R, on set S by, या फिर जस्ट वन, define a relation R such that two elements of मान लो कि A, क्योंकि मैट्रिक्स आ रही है ना तो ए बी से डिनोट करूँ, टू एलिमेंट्स ए पी ऑफ फर्स्ट आर रिलेटेड बाय आर इफ ए एंड बी आर रो इक्विवेलेंट, ठीक है, रिलेशन समझ में आया ना, रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, ठीक है, प्रूव दैट R is equivalence relation, काफी ऑब्वियस है वैसे, उतना मुश्किल नहीं है, और इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपने रियल की क्लास से लगाई है तो काफी 2 लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है, एक में भी नहीं 2 में, मैम ने दोबारा भी रिवाइज करवाया था, ठीक है, तो ये एज एन एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, और अब मैं थ्योरम का प्रूफ, चलो मैं एक थ्योरम लिखता हूं, थ्योरम थर्ड क्या है, टू होमोज लेट, यहाँ तक क्लियर है ना, ये लास्ट हम थ्योरम कर रहे हैं इसके आज के टॉपिक के लिए, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को सभी को, और चीजें इमेजिन मतलब जिसने स्टार्टिंग से क्लास लगाई है और कल वाला लेक्चर जरूर देख लेना, उसमें
जो आइडिया दिया है वो 3-4 लेक्चर के लिए वही वही अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। और पूरे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वही आइडिया चलेगा, ठीक है। अभी तक अपलोड नहीं किया, मैं अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद। हाँ पूछ। सर जो आपने अभी बताया है उस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी एस की? हाँ, वो इस फील्ड पे एक्सरसाइज डिपेंड में। करता है। फील्ड अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट होगी, अदरवाइज इनफाइनाइट। ओके, थैंक यू। हाँ मतलब कोई मैट्रिक्स हम क्रॉसन की आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, अगर फील्ड मान लो रियल नंबर है तो ओवर रियल नंबर 2x3 की कितने मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी? इनफाइनाइट करेगी ना। यस। ठीक है, तो वो फील्ड पे डिपेंड करता है। हालांकि मैंने फाइनाइट फील्ड अभी तक पढ़ाया नहीं है और वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, बट फाइनाइट फील्ड हो तो फिर ये वो हो जाएंगे, फाइनाइट सेट हो जाएगा। लेट ए एंड बी आर रो इक्विवेलेंट, देन homogeneous system ax is equal to 0। 0 का मतलब यहाँ 0 वेक्टर है वो, ठीक है। और x का मतलब x1 x2 xn अननोन, एंड b x is equal to 0 has same solution। अगर इक्विवेलेंट है यहाँ, चलो मैंने थ्योरम किसके लिए लिखी है? होमोजेनियस सिस्टम के लिए। चलो मैं पहले इसको प्रूफ कर देता हूँ, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपके माइंड, चलो आप तब तक क्वेश्चन सोचो, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, ये थ्योरम लिखते ही आनी चाहिए। कल वाला नहीं, जो मैंने कल आइडिया दिया वो अप्लाई नहीं होगा कि कहीं कन्वर्स पूछने लग जाओ, ठीक है। एक और क्वेश्चन आना चाहिए, कोई पूछना चाहेगा इस थ्योरम के जरिए, ये थ्योरम लिखते ही आपके माइंड में आना चाहिए। सोचो। चलो कोई ना, बाद में सोचना। क्या गिवन है, अब चीजों को सोच के देखो। अब आपके पास आइडिया है, क्या आइडिया है? पहले मैं आइडिया दे देता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है। प्रूफ लिखना सीखेंगे इससे। ए और बी रो इक्विवेलेंट है। रो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि बी जो मैट्रिक्स है उसको ए से ऑब्टेंड किए ये 3 ऑपरेशन लगा के, ठीक है। ये 3 ऑपरेशन अप्लाई किए हैं अगर मैंने, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सिस्टम होगा, जो ओरिजिनल सिस्टम है, मान लो ये हमारा ओरिजिनल सिस्टम, ठीक है। अब क्योंकि होमोजेनियस है तो ये क्या होंगे, सारे 0 होंगे, ठीक है। तो यहां मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये तो हमेशा 0 ही रहने वाले हैं। चाहे मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, चाहे एक दूसरे को ऐड करूं, चाहे इंटरचेंज करूं, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेंगे, 0 ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो जब मैं रो ऑपरेशन सप्लाई करूंगा तो हमारे पास ओनली जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो मैटर करेगी, वो क्या करेगी, सिर्फ ये मैट्रिक्स मैटर करेगी ना, इसका कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि होमोजेनियस है, ठीक है। तो ये तो हमेशा 0 0 ही रहेगी चाहे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो। ये बात क्लियर है सभी को ना, ठीक है। तो ये तो 0 रहेगी, तो पूरा जो मैटर करेगा वो इसके ऊपर करेगा। तो अब मैं जब रो ऑपरेशन सप्लाई करूंगा, इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर मान लो मैंने पहला रो ऑपरेशन अप्लाई किया, मान लो C1 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो को, ठीक है। तो कुछ फाइनाइट वो अप्लाई किया ना मैंने, क्या नाम लेते हैं, रो ऑपरेशन। रो इक्विवेलेंट का तो मतलब यही है ना, बी जो मैट्रिक्स है वो कैसे ऑब्टेन्ड हुई है, फाइनाइटली मैनी रो ऑपरेशन अप्लाई करके। तो या तो मैंने सी से मल्टीप्लाई करके या किसी में ऐड किया होगा, ऐसे फाइनाइट टाइम कुछ किया होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस सिस्टम को मैं इस सिस्टम में लिखता हूं जो हमारा ax इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसमें लिखता हूं मैं, ठीक है। तो जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बी आई है, वापिस उसको जब मैं चेंज करूंगा किसमें, इस सिस्टम में, इस प्रकार के मतलब इस टाइप के सिस्टम में मैं वापिस चेंज करूंगा बी के थ्रू, तो हमें एक नया सिस्टम मिलेगा, ठीक है। तो दोनों के वो क्या होंगे, दोनों रो इक्विवेलेंट होंगे ना, सॉरी इक्विवेलेंट होंगे ना, ठीक है। दोनों इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि ये तो मैटर करेगा ही नहीं, उधर तो 0 है। अगर उधर 0 नहीं होता तो आपको सोचना है तब क्या मैटर, तब क्या होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए।
तो मैं यहाँ प्रूफ लिख रहा हूँ। अब सिंस स्टार्ट करो, पहले गिवन क्या है, तो गिवन क्या है मुझे, ए और बी रो इक्विवेलेंट है, दैट मींस सिंस ए एंड बी आर रो इक्विवेलेंट, there exists a sequence of finitely row operations such that, कैसे होगी, मान लो कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो पहले वो किस में जाएगी, कोई रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, चाहे कोई सा भी अप्लाई करो किसी भी टाइप का, तो वो किस में जाएगी, कोई एक मैट्रिक्स मिलेगी ना हमें, फिर ए नोट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी, फिर हम A1 पे अप्लाई करेंगे फिर हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी, ऐसे क्या मिलेगी, एक फाइनाइट सीक्वेंस मिलेगी ना, कि उसके बाद हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। ये बात क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, ठीक है। तो ये अप्लाई करने के बाद हमें, तो अब ये चीज सोच के देखो, अब मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि मैं एक ऑपरेशन से अप्लाई कर रहा हूं, या मैं इसको, या मैं एक इसके लिए अप्लाई, मतलब कोई भी रो ऑपरेशन लो आप, ठीक है, कोई भी रो किसी भी प्रकार का, ठीक है, उसके लिए मैं एक स्टेप के लिए प्रूफ कर दूं कि सॉल्यूशन है वो सेम रहेगा, ठीक है, तो फिर इसके लिए भी सेम रहेगा ना, ठीक है, फिर इसका क्योंकि एक स्टेप के लिए मैंने प्रूफ कर दिया तो इसके लिए सेम रहेगा, क्योंकि दोनों इसका सेम है और फिर इसका सेम है तो इसका सेम हो जाएगा सॉल्यूशन, सेम क्योंकि फाइनाइट सीक्वेंस है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब बी के लिए होल्ड हो जाएगा। ये बात आइडिया समझ में आया, ठीक है, तो मैं एक और उसके लिए अब वो कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं लेट विदाउट लॉज ऑफ जनरलिटी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, विदाउट लॉज ऑफ जनरलिटी we can suppose that B is obtained just by applying single row operation of any type on matrix C, ठीक है, ये बात क्लियर है, यहां तक प्रूफ समझ में आया ना कैसे लिखा है मैंने। अब देखो, अब क्योंकि बी मैट्रिक्स सिर्फ एक रो ऑपरेशन से आ रही है, ठीक है, तो जो ए का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, here observe that system of linear equation corresponding to matrix A, B, corresponding to matrix B that can be is obtained by just is obtained by just linear combination of equations of system
ax इज इक्वल टू, ये बात क्लियर है। जो b, जो उसका जो सिस्टम है, जो bx इज इक्वल टू 0 है, वो जो सिस्टम है, क्योंकि b मैट्रिक्स क्या है, एक सिंगल ऑपरेशन से अप्लाई करने के बाद आई है ना। अब कोई सा भी अप्लाई किया हो, मान लो आपने स्केल नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, तो b के कोरस्पॉन्डिंग जो सिस्टम बनेगा उसमें क्या चेंज आएगा, वो भी एक क्या होगा, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा b के कोरस्पॉन्डिंग जो bx इक्वल टू 0 जो सिस्टम है, वो क्या है, a के कोरस्पॉन्डिंग जो सिस्टम है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है ना। कल मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन किया था, जिसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ये बात क्लियर है सभी को, तुम्हें क्लियर है? ओके, ठीक है, कोई सा भी ऑपरेशन अप्लाई किया हो, ठीक है। सिमिलरली अब क्योंकि रो ऑपरेशन रो इक्विवेलेंट है ना, ए और बी रो इक्विवेलेंट है, तो ए अगर बी की रो इक्विवेलेंट है, तो मैंने यहाँ क्या प्रूफ किया था, जो रो इक्विवेलेंट है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब क्या है, अगर ए बी की रो इक्विवेलेंट है तो बी किसके इक्विवेलेंट होगी, ए के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। और बी अगर मतलब ए अगर बी के रो इक्विवेलेंट है तो बी रो उसके होगी। दैट मींस कन्वर्स भी यहाँ हो सकता है ना। सिमिलरली जो बी में जो ए मैट्रिक्स है वो क्या होगी, फाइनाइटली सीक्वेंस ऑफ अप्लाई करने के बाद हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगी ना। इसीलिए मैंने पहले एक्सरसाइज दी थी इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ आप प्रूफ में लिख भी सकते हो, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ में लिख भी सकते हो कि जो रो इक्विवेलेंट है वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, और इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो अगर ए से बी अगर मैट्रिक्स ए से ऑब्टेंड की जा रही है तो ए मैट्रिक्स बी से ऑब्टेंड की जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली हम विदाउट लॉज ऑफ जेनरलिटी हम क्या मान लेंगे, ये सारे स्टेप सेम मान लेंगे, बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे। इसीलिए मैंने क्या यहाँ क्या लिखा है, सिमिलरली, ठीक है। तो ये प्रूफ आपका वर्क करेगा। अगर आपने इसके लिए अगर एक के लिए आपने प्रूफ लिख दिया ना, ठीक है, तो दूसरा को आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा तो फिर सिमिलर स्टेप चलेंगे ना ये, तो जो चेक करने वाला है आपका वो एक्सेप्ट करेगा ये प्रूफ, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन H equation of system Ax is equal to 0 can be we can obtain H equation 0 by linear combination of equations of Bx is equal to 0। ये बात क्लियर है, ठीक है। क्योंकि एक ही रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक के लिए प्रूफ कर रहे हैं ना, विदाउट लॉज ऑफ जनरलिटी, इसीलिए लिखा है, ठीक है। क्योंकि एक के लिए प्रूफ कर दिया तो बाकी के लिए हो जाएगा, इसीलिए लिखा है। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा आपको प्रूफ, ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक के लिए अप्लाई हो रहा है तो कोई भी रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में ही होगा ना, जब सिस्टम को चेंज करेंगे। इसलिए ये दोनों क्या हो गए, दोनों सिस्टम क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए ना, एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में है ना। Therefore H सिस्टम, या फिर ये लिख सकते हैं सिंस H system H equation of system H equation of H system is linear combination of equations of other one, ठीक है।
Ax इज इक्वल टू 0 जो सिस्टम है उसकी जो इक्वेशंस है वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, इक्वेशंस ऑफ Bx इज इक्वल टू 0, और जो Bx इज इक्वल टू 0 है उसकी जो हर एक इक्वेशन है वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, Ax इज इक्वल टू 0 की इक्वेशंस के। ठीक है, और ये हमने क्या डिफाइन किया था, इक्विवेलेंट, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, इक्विवेलेंट, कल वाले लेक्चर में सीखा था ना। देयरफॉर Ax is equal to 0 and Bx is equal to 0 are equivalent system, equivalent systems। और कल मैंने क्या थ्योरम प्रूफ करवाई थी, इक्विवेलेंट सिस्टम एज सेम सॉल्यूशन सेट बाय थ्योरम 1 equivalent system has same solution set। Hence the proof। ये प्रूफ समझ में आया इतना, ये बताओ सबको आया ना। ठीक है, तो बस अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना है, चाहे किसी भी तरीके से करो, बस स्टेप क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, जब आपको आइडिया पूरा क्लियर होगा ना तो फिर आप एक्सप्रेस कर लोगे। ठीक है, जस्ट थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना लिखने की। ऐसा नहीं है कि मैंने भी सही से लिखा है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं होगा प्रूफ। ठीक है, जहां भी लिखूंगा एक्सेप्ट हो जाएगा, हालांकि मैंने भी दिया हुआ है तो एक्सेप्ट तो होगा ही। ठीक है, बुक का, अगर बुक का ही नहीं होगा तो फिर किसका होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये तो मैंने अब सीखा हुआ है सब, मतलब ये चीजें। ठीक है, तो मुझे पता था कि उसमें कैसे प्रूफ किया हो, तो मुझे ध्यान है कि कैसे प्रूफ किया है। ठीक है, बट अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। तो आज के लिए हम इतना सीखेंगे। आज हमने ये सीखा ना, और कल का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल हमने सीखा था कि क्या करना है, और आज हमने सीखा है कैसे करना है, और कल हमें सीखना है कहां तक करना है। क्योंकि अब मेन गोल हमारा क्या है, मेन गोल क्या है, सिस्टम को ऐसे सिस्टम में चेंज करना कि दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम हो, और क्या हो, सॉल्व करना इजी हो ना उसको। ठीक है, तो बी में इन रो ऑपरेशंस का अप्लाई करके हम क्या करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, और जब वो, पर एक लिमिट होगी ना जहां तक हमें ये अप्लाई करके यहाँ खत्म करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल जो कल करवाया था उसमें फर्स्ट, ये हमारा ओरिजिनल सिस्टम था। ठीक है, हमें कहाँ तक पहुंचा, हमें यहाँ तक पहुंचना होता है। ठीक है, मतलब मेन गोल यही होगा। ये काफी सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, बट मेन गोल तो यही होता है ना हमारा। तो यहाँ तक पहुंचना था, यहाँ पहुंचने के बाद हमें पता है कि इसको सोल्व करना काफी इजी है। ठीक है, यहाँ तक। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब होगा, जब चीजें मैट्रिक्स फॉर्म में चल रही हो, तो हमें कैसे पता चला है कि यहाँ हम पहुंच गए। ठीक है, तो वो कल हम सीखेंगे कि कहाँ रुकना है हमें जाके। ठीक है, तो वो हम कल सीखेंगे। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज और दे देता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना आपसे उसके लिए, और कल जरूर सोच के आना ये एक्सरसाइज। व्हाट यू थिंक अबाउट थ्योरम, अबाउट थ्योरम, ये कौन सी थी, थर्ड, अबाउट थ्योरम थर्ड, इफ वी हैव गिवन non homogeneous system, homogeneous system instead of homogeneous। यहां अगर आपको यहां क्या दिया है, होमोजेनियस दिया हुआ है ना। ठीक है, यहां अगर हमें नॉन होमोजेनियस दे दिया जाए तो क्या होगा, क्या ट्रू होगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए, चलो जो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपने चीजों को यहां सीख लिया तो आप फटाफट, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स में जब बात कर रहे हैं ए और बी रो इक्विवेलेंट है, तो हम सिर्फ इस कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं।
ठीक है, कि ये इक्विवेलेंट बनाएंगे, इनको नहीं भूलना हमें। ठीक है, यहाँ तो 0 0 दे दिया है, अगर यहाँ नॉन जीरो होगा तो गड़बड़ जरूर होगी। वो एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करके देखना आप। ठीक है, क्या आप ऐसा कंस्ट्रक्ट कर पाओगे? मैं चाहूं तो अभी फटाफट दे सकता हूँ इसका आंसर। ठीक है, क्या आप ऐसा नॉन होमोजेनियस कंस्ट्रक्ट कर पाओगे जिसकी जो एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इनसे कंस्ट्रक्ट होती है ना, ठीक है, तो ये क्या होंगी, रो इक्विवेलेंट होंगी दोनों सिस्टम की, बट दोनों सिस्टम के सॉल्यूशन क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, चाहो काफी ऑब्वियस तरीके से सोच सकते हो आप, आपके माइंड में क्या आता है, आप यहाँ बताना चाहो तो बता सकते हो, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे भी आराम से सोच के, और फिर बता सकते हो। ठीक है, कल की क्लास में बताना, और इसका प्रूफ जरूर से उसमें भेज देना ग्रुप में या फिर ग्रुप में भेज देना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बच्चे, बाकी बच्चे भी देख सके कि अकेला मैं नहीं हूँ कि इतना गंदा लिखता हूँ, बाकी भी हैं। ठीक है, या फिर पर्सनली भी भेज सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, बट जरूर भेज देना इनको दोनों को, इसका एक्सरसाइज और इसका सोल्व करके। ठीक है, और इसका एग्जांपल अगर आप अभी सोच पा रहे तो अभी दे सकते हो, अदरवाइज घर सोच के आ सकते हो। और यहाँ मैं क्लास अपनी खत्म कर रहा हूँ। किसी का कोई डाउट है, कोई कोई भी ऑब्वियस डाउट है, कोई किसी प्रकार का डाउट है, माइंड में रहना चाहिए बस, कुछ तो कुछ आना चाहिए। ठीक है, जब चीजें सीखो तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहने चाहिए, जैसे कि ये आया। ठीक है, ये आना चाहिए दिमाग में कि अगर इसकी जगह ये है तो, ये तो मैंने लिख दिया, बट आपको पूछना चाहिए था कि अगर नॉन होमोजेनियस की जगह नॉन होमोजेनियस होता तो क्या होता, फिर मुझे सोचना पड़ता कि हाँ तब क्या होता। अब मैं तो ये सोच के आ चुका हूँ पहले। ठीक है, और ये उसमें नहीं है, बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें सोचना है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यहाँ हमारी खत्म होती है क्लास।